हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेमी सर और आपकी इस प्यारी सी कक्षा में। ठीक है, तो मैं आपको एक बार याद दिलवा देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सोल्ट। आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, आज उसका लेक्चर नंबर 8 है, यानी कि हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने कुछ छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं, उसको हम लोग चलो तैयार करते हैं। ठीक है, सभी लोग अपना जो कॉपी पेन है वो उठाकर अपने कमरे के कमरे के कोने में बैठ जाओ और अपने कानों में हेडफोन लगा लो और मुझे सुनो, बस मेरे पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, यदि आपको सीखना है कुछ आपको नॉलेज गेन करनी है, तो सबसे पहले आप लोग सुनने की आदत डालिए। ठीक है, तो चलिए फिर छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, और हालांकि इतना एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है। फिर वैसे तो ये अपने आप पढ़ने वाला था, फिर भी मैंने आपसे बोला कि मैं आप लोगों को सब चीज पढ़ाऊंगा, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है, चलो, पर एक बार मैं आपको थोड़ा सी रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया है। मतलब पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल क्यों बनाई गई, वैज्ञानिकों ने पीएच स्केल क्यों बनाई गई, हमको क्या जरूरत पड़ गई, इन सभी की बातें हमने करी थी इस वाले लेक्चर में। इससे जो प्रीवियस लेक्चर हुआ 7th लेक्चर में। और आपको ये भी बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीएच स्केल वाला। ठीक है, ये आपका 5 मार्क्स में आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, तो इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अभी तक जिस भी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप जो मैंने बना रखा है सेकंड चैप्टर में, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल 1 बाय 1 करके आप लोग सारे देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने आप लोगों के लिए स्टडी बना दी है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको किसी भी स्टडी मटेरियल को ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग चलते हैं आगे, एक कदम आगे, है ना। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पीएच स्केल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में पीएच स्केल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा पीएच स्केल है उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, चलो, उससे पहले यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7017730140, आप इस पे मैसेज करके और पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। और वैसे भी जो मैं आज करवाने वाला हूँ ये सब आप लोग पीडीएफ फॉर्म में ले लें, उससे पढ़ ले तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ आप लोगों को समझा दूंगा थोड़ा, जो चीजें इसमें समझाने वाली है, वैसा ये वाला जो है ये टॉपिक पढ़ने वाला है। ठीक है, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसको आप लोग ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन करना मस्ट है। जो भी मैं आपके लिए लॉजिक जो भी वीडियोस लाता हूँ तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, इसको भी फॉलो कर लें। जो भी आपका डाउट है तो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं, बिल्कुल एक एक बच्चे का डाउट मैं सोल्व करता हूँ। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता है यहाँ पर बिल्कुल डाउट को तोड़ तोड़ के समझाया जाता है। तो चलिए फिर सभी लोग हेडिंग डालेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। क्या भाई, दैनिक जीवन में हेडिंग डालेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की जो शक्ति है, हाइड्रोजन की जो पावर है, उसका क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्या बता दूं आपको। ठीक है, हम लोगों ने पीएच स्केल पढ़ी थी, उसमें पीएच मान कितने तक दे रखे थे? 0 से लेकर 14 तक दे रखे थे। ठीक है, हम लोग इजीली तरीके से पीएच मान ज्ञात कर रहे थे, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे उदासीन हो, कोई भी चीज, सबका हम लोग पीएच मान ज्ञात कर रहे थे। तो अब इसमें हमारा डेली लाइफ है,
जो हमारी डेली लाइफ है उसमें पीएच का क्या महत्व है, वो सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जब हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, या हमारे शरीर का जब पीएच मान घट जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या दिक्कत आ जाती है, मिट्टी के पीएच मान में गड़बड़ी हो जाती है, मिट्टी का पीएच मान कम हो जाता है या अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, तो उससे क्या दिक्कत होती है, इन सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में? बस यही हम लोग सब पढ़ने वाले हैं बिल्कुल मस्त तरीके से। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पौधे एवं पशु। क्या पढ़ने वाले हम लोग? पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। सुनो, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? देखो यहाँ लिखा है पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब क्या है? जो पशु है और पौधे हैं, जितने भी पेड़ पौधे और जितने भी ये पशु है, इन सबका पीएच के प्रति संवेदनशील, मतलब कि ये पीएच के प्रति कुछ ना कुछ ये अनुक्रिया करते हैं, कुछ ना कुछ ये अपना रिएक्ट करते हैं, ये समझ लीजिए। यदि पौधे में पीएच मान कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, गौर से सुनना, यदि पीएच मान पौधे या पशु में कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, तो इनमें कुछ ना कुछ हमें दूर से ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या है, इसमें पीएच मान की गड़बड़ी हो गई है, पीएच मान की गड़बड़ी हो गई। मतलब ये इनके प्रति, पीएच के प्रति, कौन? पौधे और पशु पीएच के अंग्रेज की क्या कहते हैं? संवेदनशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है, ये सेंसिटिविटी होते हैं किसके प्रति? पौधे और पशुओं के प्रति। ठीक है, पीएच मान, इस पर पीएच मान का असर करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि पौधे और पशुओं में पीएच मान का क्या होता है? पीएच का हमारा क्या होता है? असर पड़ता है। समझे? बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बेस्ट एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज। ठीक है, अब देखो जो हमारा शरीर होता है, हमारा शरीर 7 से 8 पीएच मान, सुनो, हमारा शरीर 7.8 पीएच मान रेंज के बीच में कार्य करता है। जो हमारा शरीर है, लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। यदि आपको पूरा इसका बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखा चाहिए ना, तो आप लोग पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 की रेंज में कार्य करता है। की रेंज में वो क्या करता है? कार्य करता है। हमारा शरीर, सुन लो, इंपॉर्टेंट बात है ये, जो हमारा शरीर है, हम लोग हैं, जो हमारा पीएच मान 7 से 7.8 की रेंज में ये काम करता है। यदि इससे कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तबीयत खराब हो जाएगी। और इसमें एक और लाइन है, जो वर्षा होती है, ध्यान से सुनना। लोग कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में कि हमें पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पहली बारिश होती है उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। मैंने क्या बोला? उसका पीएच मान 5.6 से कम होता है। और जिस भी वर्षा का 5.6 पीएच मान इससे कम होगा, तो वह वर्षा अम्लीय होती है। कौन सी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, जो हमारी पहली वर्षा होती है, यदि इससे 5.6 से कम पीएच की वर्षा को क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, वर्षा मतलब बरसती है, जो बारिश होती है, वो वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, कितना आ गया समझ लो? तुम लोग का कुछ नहीं पता भैया। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। किस प्रकार होते हैं? देख लो, हमारा शरीर अगर इतनी रेंज में रहा तो ठीक है, वरना ये
इधर उधर हो जाएगा, गड़बड़ी करने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं मिट्टी का पीएच। मिट्टी भैया कैसे, मिट्टी का पीएच, मिट्टी कैसे भैया अपना पीएच का काम करती है, मतलब मिट्टी का कितना पीएच होता है। यदि मिट्टी का पीएच कम हो जाए तो क्या होगा, यदि मिट्टी का पीएच बढ़ जाए तो क्या होगा, ये सब हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं मिट्टी का पीएच। ठीक है, मिट्टी का पीएच क्या है भाई, देखो यदि मिट्टी का पीएच आवश्यकता अनुसार जो बिल्कुल सही रहा, मिट्टी का पीएच यदि सही रहा जितना होना चाहिए तो आपकी जो फसल होगी वो एकदम धमाकेदार होने वाली है। जो हमारी फसल होगी वो बिल्कुल एकदम धमाकेदार होने वाली है। यदि 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 क्या हुआ, यदि मिट्टी का पीएच मान कम या ज्यादा हो गया, मिट्टी का यदि पीएच मान कम या ज्यादा हो गया तो हमारी जो फसल होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीएच मान को बैलेंस में करना पड़ेगा। यदि पीएच मान कम हो गया, पीएच मान 7 से कम हुआ तो अम्लीय हो जाएगा। यदि पीएच मान ज्यादा हुआ 7 से तो क्षारीय हो जाएगा। यदि पीएच मान कम हो गया तो किसान लोग होते हैं क्या करते हैं, वो लोग क्षार का इस्तेमाल करते हैं। किसका, क्षार का इस्तेमाल करते हैं, क्षार डाल के पीएच मात्रा को सही कर देते हैं। यदि क्षारीय हो गया तो वो अम्लीय डाल देते हैं और हमारी जो फसल है वो एकदम अच्छी हो जाती है। ठीक है, कम हो गया तो कौन सा होगा, क्षारीय पदार्थ डाल देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो अम्लीय पदार्थ डाल देंगे। और क्षार और अम्ल क्या करते थे, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इतना आ गया समझ में। चलो तीसरा है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, देखो हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये होता है हमारा पाचन तंत्र। पूरा आप लोगों को पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है पाचन तंत्र तो जो मैंने आपको जेब प्रक्रम चैप्टर पढ़ाया है, उस जेब प्रक्रम में आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत डीपली तरीके से मैंने पढ़ा है कि हमारा भोजन किस प्रकार डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ देख रहे। तो जो हमारा पाचन तंत्र में एक हिस्सा आता है हमारा पेट होता है, जो स्टमक होता है हमारा, जो अमाशय होता है। अमाशय क्या सिक्रिएट करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है अमाशय में। अमाशय में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कैसा होता है, अम्ल है। ये तो अम्ल है, यानी कि इसका पीएच कम होगा। अच्छा, ये किस चीज में सहायक है, इसको मैंने उस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि हमारे भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन को पचाता है, बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, अब सुनो अब क्या हुआ, कभी कभी हम लोग चाउमीन, मोमोज, बर्गर खा लेते हैं। सुनो ध्यान से सुना, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, चाउमीन, बर्गर, मोमो सब चीजें खा लेते हैं और वो अच्छे से पच नहीं पाती है। गौर से सुनना, वो अच्छे से पच नहीं पाती है। तो क्या होता है, तो हमारी जो अमाशय है, हमारा जो स्टमक है, उसमें बहुत ज्यादा एसिड उत्पन्न होने लगता है, बहुत ज्यादा अम्ल बनने लगता है। और जो अम्ल बनता है ना, वो हमारे पेट में जलन डालने लगता है। हमारे पेट में क्या करता है, वो जलन डालने लगता है और हमारे पेट में दर्द होने लगता है। तो शायद आपको एक नई नॉलेज पता हो कि हमारे पेट में दर्द कैसे होता है, कि ये भी कारण है। हालांकि बहुत कारण है दर्द होने के, पर एक कारण ये भी है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमारे पेट में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। अच्छा, इस दर्द को खत्म होने के लिए क्या करना पड़ता है। आप लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों के पेट में एसिडिटी बन जाती है, होता है ऐसे, कभी कभी हम लोगों को एसिडिटी बन जाती है। तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। क्या पीते हैं हम, इनो पीते हैं। ठीक है, 6 सेकंड में ही एसिडिटी का प्रॉब्लम खत्म। तो क्या होता है, अंदर अम्ल बन गया और जो इनो लेते हैं वो इनो होता है हमारा बेस होता है।
अब एसिड अंदर है, बेस हम ऊपर से ले रहे हैं। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और हमारे पेट का दर्द 6 सेकंड में छूमंतर हो जाता है। आ गया इतना समझ में? तो ये चीजें सब हमें पढ़नी थी। एक आपके में एग्जांपल दे रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब ये भी इसको उदासीन करने के लिए ही है, ठीक है। अब है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। चौथा हम लोग पढ़ेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ठीक है। इस पे भी मैंने जो हमारा जेब प्रोग्राम चैप्टर है पूरा एक लेक्चर लिया है कि हमारे दांतों में जो कीड़ा होता है, भाषा में कहते हैं, जो हमारे दांत क्षय होने लगते हैं वो कैसे होते हैं। हालांकि शॉर्ट में बताता हूं मैं। देखो, हमारे दांतों का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारे दांतों का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो क्या होता है, जो दांतों का हमारा जो व्हाइट दिखाई देता है, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं इसको? इनेमल। हिंदी में कहते हैं दंत बल। जो इनेमल होता है ये हमारा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। और एक बात ध्यान रखना, जो इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। ये आपके एमसीक्यूज में आता है, आपके एमसीक्यूज में आएगा कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो आपको बताना इनेमल या दंत बल। इतना आ गया समझ में? ठीक है। पर ये क्या करता है तो ये सबसे कठोर, पर इसकी अम्ल के सामने नहीं चलती, ये क्या करता है, जो हमारे मुंह में यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो ये क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, ये गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे भैया बचने के लिए क्या है, थोड़ा रगड़ के मंजन करे। अब मैंने बोल दिया रगड़ तो तुम दिन भर रगड़ते मत रहना, ठीक है। ये ज्यादा रगड़ के ना करें, ये भी कह सकते हैं, मतलब ज्यादा ना रगड़े, आराम से करते रहें, भोजन चबा के खाएं। तो ये सब मैंने आपको उस क्लास में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। यदि आपको ये नॉलेज चाहिए तो आप हमारा जेब प्रक्रम वाला जरूर देख लें, ठीक है। अब हमारा है पांचवा और लास्ट क्या है, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्म रक्षा। देखो, पशुओं और पौधों, अब हम लोग क्या पढ़ना है, पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन। जो हमारे पशु या पौधे होते हैं उनसे जो रसायन उत्पन्न होते हैं, कैसे वो आत्मरक्षा करता है, पीएच मान उससे कैसे रक्षा करता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये देखा आप लोगों ने कि जो मधुमक्खी का डंक होता है, मधुमक्खी का छोड़ो, चींटी का डंक सुनो, चींटी का डंक होता है। जो चींटी का डंक होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है? इसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। हमें जैसे ही वो काटती है तो वो अम्ल सिक्रेट कर देती है, अम्ल छोड़ देती है, ठीक है। अम्ल छोड़ती है तो हमें वहां दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? हमें दर्द होने लगता है और हमारे बहुत तेज जलन होने लगती है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। जैसे हमारी चींटी काटती है, कहते हैं ये दर्द होने लगा है और सूज भी जाता है, ठीक है। आप सुनो, जो चींटी का डंक है, चींटी का डंक में क्या होता है? अम्ल। अब अम्ल को उदासीन करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? क्षार डालना पड़ेगा। जो अम्ल और क्षार, अम्ल है वो
अम्ल के प्रभाव को क्षार उदासीन कर देता है। क्षार को हमने ले लिया NaOH, NaOH ले लिया। ये क्या है? ये हमारा कॉस्टिक सोडा है। NaOH ले लिया, NaOH नहीं, बेकिंग सोडा ले लो। बेकिंग सोडा ये हमारे पास होता भी है, जो इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं वो वाला सोडा। बेकिंग सोडा हमने अपने हाथ पे लगा लिया तो क्या होता है, वो हमारा जो जलन होता है, दर्द होता है, वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, वो सब खत्म हो जाता है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, तो ये चींटी के टंक में अम्ल होता है, अम्ल को क्षार खत्म कर देता है। मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया, डंक का जो भी दर्द हो रहा था मेरे हाथ में वो सब बंद हो गया। ठीक है, अब सुनो, तो ये हमारे 5 थे, 1 2 3 4 5, ये 5 थे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, यदि आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हमारे PDF नोट्स एक बार लेके देखिए, बहुत अच्छे नोट्स हैं। यदि आप लोग उस नोट्स से पढ़ लिए ना तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। आज की क्लास में बस यही पढ़ेंगे। जो अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं वो ये समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। बस आपको क्या करना है, तैयारी करके जाना है। आपके बोर्ड में सिर्फ लिखना है साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं, साधारण नमक से जो रसायन बनते हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे बिल्कुल डीपली, कैसे बनता है, क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, इसका काम कैसे करता है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्यंजक चूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट, व्यंजक चूर्ण कैसे बनती है, क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ, ये सब पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा, तीसरा बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। किसी को कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर कर देना, सबका डाउट सोल्व करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। डाउट तो आपके मन में होना नहीं चाहिए। ठीक है तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यही भी समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।